हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, आपको पता है कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें उसमें बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं जो बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड है, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और आपका मेंसुरेशन वगैरह भी पढ़ा है ना। वो लेक्चर्स जो हैं आपके, वो एक्चुअल में फिजिक्स का सिलेबस नहीं होता है, बट क्योंकि फिजिक्स के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट होता है और वो होता है मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की हेल्प लेना पड़ती है। तो उसी के क्रम में अगर हम देखें तो एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इस सेंस में कि वो शायद उनको पहली बार में जल्दी से समझ में नहीं आता, या फिर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इन दोनों में से कुछ एक प्रॉब्लम होती है और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर, सदिश। ठीक, आप फिजिक्स में अगर देखेंगे तो इस सदिश नाम की या वेक्टर नाम का कोई स्पेसिफिक आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। जैसे आप देखें कि फिजिक्स में आपका 11th की फिजिक्स में स्टार्ट करें तो आप मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। देन आप 1D पे मूव कर जाते हैं, स्ट्रेट लाइन पर, और फिर आपका 2D आ जाता है, मतलब आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ने लगते हैं। अब वो जो मोशन इन अ प्लेन जहां पढ़ते हैं ना, वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी के या कोई भी बुक अगर आप देखते हैं आपके पास होगी, तो उस बुक में स्टार्टिंग में आपको कुछ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, वेक्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि आगे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, उनको वहां पर लिखा होता है और समझाया जाता है। तो हमने यहां पर क्या किया है, हमने फिजिक्स के इस चैप्टर या टॉपिक को, जिसका नाम हम वेक्टर कह रहे हैं या मैथ का बोल दीजिए, इसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, और वेक्टर को हम वेक्टर की तरह पढ़ेंगे और जब हमारी फिजिक्स में जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां हम इसको यूज कर लेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, कहां कहां रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आज आपको एक 11th और 12th फिजिक्स दोनों का कंबाइंड कुछ फॉर्म यूज करके यहां पर बताने वाला हूं कि आप इस वेक्टर को कहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट भी बनेगा और ये चैप्टर आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, जब आप ये वेक्टर देखेंगे तो हम यहां पर बेसिक चीजों से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से मेरा मतलब है कि हम पहले वेक्टर क्या होता है ये समझेंगे, फिर हम स्केलर। वेक्टर का अपोजिट जो एक क्वांटिटी और देखने को मिलती है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर मैंने तीनों आपको समझाया है। यहां पर वेक्टर भी समझाया है, मतलब जिसको आप सदिश कहते हैं, स्केलर भी समझाया है, मतलब अदिश, और यहां पर एक टेंसर क्वांटिटी होती है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें या इसको इंप्लीमेंट करें, कहीं पर आपको इसको यूज करना है तो बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन है उसको मैंने आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है। प्लस यहां पर थोड़ा बहुत हम क्या देखेंगे, यहां पर हम थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, हिंट कर देता हूं कि आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह, बेसिक है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर वगैरह एक्चुअल में ये आपकी 11th की सिलेबस में है। जब आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको वेक्टर के बारे में काफी कुछ लिखना रहता है, काफी कुछ पढ़ाया भी जाता है। तो आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा, आप वेक्टर से अच्छी भली भांति परिचित भी हो जाएंगे और उसी को आप फिर इंप्लीमेंट भी कर जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। प्लस मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल जो आप फिजिक्स में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम आप वो टॉपिक पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, तो वो यूज करना इजी रहे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग कि वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है ना। देखिए, वेक्टर आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने यहां पर इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो वेक्टर है इसको हम कहते हैं सदिश। इसको हम क्या कहते हैं, सदिश। ठीक, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर लिखा है स और दिश। क्या लिखा है आपके पास, स और साथ में लिखा हुआ है दिश। दिश का मतलब यहां पर दिशा और स मतलब साथ में। तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स की, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है यूनिट एंड मेजरमेंट में। फिजिक्स में क्वांटिटीज होती है, राशियां होती है। इन राशियों की, कुछ राशियों के पास क्या होती है, दिशा भी होती है, मतलब ये डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में दिशा भी हो और जिनका खुद का मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। अब ये परिमाण क्या होता है, तो एक्चुअल में मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये परिमाण क्या है और दिशा क्या है। ठीक है, दोनों बातें हम लोग समझेंगे इसी तरीके से। ठीक है, ताकि आपको ये समझने में इजी रहे।
डेफिनेशन आपको हर बुक में मिल जाएगी, कंटेंट आपको हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। उसका रीजन यही होता है कि हम ना चीजें समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हमें कहा क्या गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक राशि लेता हूं आप लोगों के सामने, और राशि जो है वो क्वांटिटी जो है वो बड़ी आसान सी, जो आप बार बार पढ़ते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते भी हैं जिस चीज़ को आप, वो है आपकी फोर्स। कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स, है ना, जिसको आप बल कहते हैं। अब इस फोर्स को मैं कह रहा हूं आपको, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। ठीक, देखिए ये मार्कर है, अभी ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, मुझे इस मार्कर को गिराना है, तो मैं क्या करूंगा, इस मार्कर को मैं ऐसे ऐसे पुश करूंगा, है ना, इस मार्कर को मुझे गिराना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे पुश करूंगा। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इस मार्कर पर एक बल लगा रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं। मुझे अगर इस मार्कर को उस साइड गिराना होता तो मैं फोर्स इधर से ही लगाता वैसे भी। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, इसकी एक दिशा है। क्या दिशा है? आप अगर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इस डायरेक्शन में, इसकी राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड कुछ भी हो सकता है आपका, ये डायरेक्शन है इसकी। समझ में आई? अगर मुझे मार्कर को इस साइड गिराना होता, मतलब अपोजिट साइड, इस साइड, तो मैं क्या करता, फोर्स की डायरेक्शन ये रखता, ये फोर्स की डायरेक्शन होती और ये मार्कर गिरता। मतलब आप देख पा रहे हैं कि हमें इस मार्कर को गिराने के लिए एक बल तो लगाना पड़ेगा, है ना, बल तो लगाना पड़ेगा, इधर इधर की साइड या फिर इधर की साइड, फोर्स तो लगेगा, लेकिन उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। अगर आपने इधर से लगाया तो ये मार्कर इस साइड गिरेगा, और अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन ये रखी तो मार्कर इधर गिरेगा। समझ में आई? तो हम जो बोलते हैं, अब एक चीज और समझो, मार्कर को गिराने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। देखो, मुझे प्रेशर लगाकर या फोर्स लगाकर इसको गिराना पड़ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फोर्स जो है, इसको तो जनरली हमने ये देखा कि ये 5 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है, 1000 न्यूटन होता है, ऐसा देखा हमने। तो ये जो आप नंबर लिखते हो, ये 5, 10, 1000, 500, 9.81, ये सब जो चीजें आपने लिखी हैं, ये नंबर्स होते हैं, और ये नंबर ही जो होते हैं वो हमारा मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में अगर देखें तो इसको हम कहते हैं परिमाण। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिमाण। ठीक है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एक्सेलरेशन, और वहां पर लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन लिखा है। अब एक्सेलरेशन का ये जो 5 नंबर दिया है ना, नंबर, ये इसका परिमाण कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक, और आप एक्सेलरेशन ये बताएंगे कि गाड़ी इस साइड जा रही है या गाड़ी इधर एक्सेलरेट हो रही है, इधर एक्सेलरेट हो रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है। डायरेक्शन जो होती है वो एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। खैर, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अलग से और भी, है ना, बट अभी आपको ये बात शायद समझ में आई होगी कि क्वांटिटी को अगर आप जो रिप्रेजेंट करते हो, क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करते हो कि ये क्वांटिटी इतनी है, उतनी है, ये जो आप नंबर बताते हो ना, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। नंबर क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। और साथ में इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब अब आप शायद सदिश समझ गए कि सदिश का मतलब होता है कि कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के साथ साथ में क्या होना चाहिए? दिशा भी होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना। those quantities which has both magnitude and the direction are known as vector। बड़ा इजी सा है, सिंपल है, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, राइट। अब देखिए, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमें इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, हमें बताना है। वेक्टर को हमें किसी को शो करना है, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो 3-4 चीजें होती हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? एरो से। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये है आपका वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। कैसे वेक्टर है? अब इसको भी हम समझा देते हैं कि जब आप इसको देखेंगे तो आप इसको देखिए, ये इस तरफ एरो हेड है, ये इधर की तरफ क्या है इसका? एरो हेड। ठीक, तो जिधर की तरफ एरो हेड होता है, जिधर की तरफ एरोहेड होता है, ये इसकी दिशा को दिखाता है। ये इसकी किसको दिखाता है? डायरेक्शन को। एरोहेड जो होता है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ गए? और अब 2 चीजें होती हैं उसमें, क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है इसकी जो लेंथ होती है। क्या होती है इसकी? लेंथ। मतलब ये जो सदिश की जो लंबाई है,
ये सदिश जो है इसकी जो लंबाई होती है, इस लंबाई के थ्रू हम बताते हैं कि वो कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है उसका। समझ में आया? परिमाण जो होता है वो उसकी लंबाई द्वारा बताया जाता है। परिमाण या मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसकी लंबाई शो करती है। जैसे अब मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मैंने आपको कहा आपके पास एक F1 है फोर्स जो कि है 2 न्यूटन। कितना है? 2 न्यूटन। और एक और एग्जांपल लीजिए आप F2 का। किसका लीजिए? F2 का। F2 जो है वो आपके पास है 5 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने कहा आप इसको रिप्रेजेंट करिए। क्या करिए? रिप्रेजेंट करिए। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जरा देखना। 2 न्यूटन जो होगा उसको आप ऐसे दिखाएंगे। अभी हम दिशा मान लेते हैं एक ही तरफ है, दिशा हम एक ही तरफ मान लेते हैं। ठीक है, तो आप इस 2 न्यूटन को कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे ये रहा 2 न्यूटन, ये रहा आपका 2 न्यूटन। समझ गए? लेकिन अगर आपको 5 न्यूटन दिखाना है, क्या दिखाना है? 5 न्यूटन, तो आपको कुछ इसको इस प्रकार से बताना पड़ेगा। अब इसको समझिए, 2 न्यूटन जब बताना था, 2 न्यूटन, तो हमने कितना बड़ा बनाया? इतना बड़ा। ये लेंथ जो है इसकी, ये लेंथ जो है यही किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। और जब आपको 5 न्यूटन बताना था, 5 न्यूटन, तो आपने उसको कितना बड़ा बनाया? इतना बड़ा। आपने कहा कि यहां से लगाकर ये यहां तक जो है, ये पूरी इसकी लंबाई जो है वो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आई है? तो जो हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्टली आंसर करेंगे कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दी एरो। वेक्टर किसको रिप्रेजेंट होते हैं? एरो से रिप्रेजेंट होते हैं। एरो का जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है वो उसको क्या दिखाता है? एरो हेड जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? वेक्टर की, क्वांटिटी की डायरेक्शन। क्वांटिटी किधर जा रही है? ठीक है, जैसे हमने अभी कहा था कि हम फोर्स ले रहे हैं, तो अगर मेरा फोर्स इधर दिख रहा है, मतलब ये एरो हेड अगर इधर दिख रहा है, मतलब ये फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ। और अगर एक फोर्स आपने बनाया और उस पर ऐसा बना हुआ था कहीं, मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? उधर की तरफ लग रहा है। समझ गए? तो एरो हेड जो होता है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर है ये बात? लेंथ कैसे पता करेंगे? तो जो उसकी जो आपका तीर है, जो एरो है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, उसकी जो टोटल लेंथ है वही हमारी वेक्टर की या मैग्नीट्यूड या उसका जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब वेक्टर का नोटेशन है ना, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब इसको नोट कैसे, आप कॉपी में बार बार इतना बड़ा बड़ा एरो तो नहीं बनाएंगे। मान लो कहीं पर 2 न्यूटन है और कहीं 50 न्यूटन आ गया, तो क्या आप उसको रेंज करते रहेंगे? नहीं। तो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, अब हम देखने वाले हैं इसका नोटेशन कि वेक्टर जो है उसको कैसे डिनोट करते हो आप। तो 2 तरीके हैं, या तो आप बोल्ड लेटर लिख लो। क्या लिख लो? बोल्ड में लेटर्स लिख दो, है ना, बोल्ड कर दो। जैसे आपके पास ए वेक्टर है, क्या है? ए वेक्टर। तो आप ए वेक्टर को पता है कैसे लिखो? आप ए वेक्टर को कुछ इस प्रकार से लिखो, ये आपका क्या हो गया? ये वेक्टर को शो कर रहा है। और अगर आपको बोल्ड लेटर में नहीं लिखना है ना, आपको बोल्ड लेटर में नहीं लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप ए लिखिए और ए के ऊपर आप एक एरो बना दीजिए। ए के ऊपर आप क्या बना दीजिए? एरो। ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हैं आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। तो आपको कहीं ऐसा भी मिल सकता है और ज्यादातर जो मिलेगा वो ये वाला तरीका मिलेगा, मतलब ए के ऊपर एरो लगा हुआ रहेगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, अब अगर मुझे वेक्टर का, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे, इसको मैं मार्क करके रखता हूं ताकि आप लोगों को यह भी चीज ध्यान में रहे, है ना। अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात। क्या बात है कि अगर जैसे मुझे कोई वेक्टर दिया है और वेक्टर जो दिया उसकी दिशा हमने पता कर ली है, ये है, लेकिन वेक्टर पता है कैसा लिखा हुआ है? वेक्टर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है, इट इज ए वेक्टर बराबर 5i, अभी सब समझाऊंगा, i j के क्या होते हैं ये सब कुछ समझाऊंगा, है ना, प्लस j माइनस 2k। ठीक, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर है। इसमें दोनों बातें हैं, इसमें दोनों बातें हैं।
आई जे के आगे चल के अभी समझाऊंगा कि क्या है। तो आई जे के जो है ये दिशा को दिखाते हैं, दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखो नंबर्स लिखे हैं 5, 1, -2, ये जो नंबर लिखा है ये मैग्नीट्यूड के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए। तो चलो देखो मैं आपको इसका 1 सेकेंड, मैं इसको आपको इसका वो निकाल के बताता हूं। क्या निकाल के बताऊंगा? कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। तो देखो मैग्नीट्यूड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वो समझिएगा कि मैग्नीट्यूड को कैसे बताया जाता है। ये लिखा भी है, मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं कैसे। अगर आपका वेक्टर ए है, क्या है? वेक्टर अगर ए है तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप उसको बोल्ड लेटर में लिखकर, किस में लिखकर? बोल्ड लेटर में लिखकर, ये वेक्टर हो गया ना। बोल्ड लेटर में क्या होता है? वेक्टर होता है। उस बोल्ड लेटर को आप मॉड लगा दो, या इसी को आप क्या लिखते हो? ए वेक्टर लिखते हो, ए वेक्टर लिखते हो ना, तो इसका आप मॉड लगा दो। तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। और या फिर अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली इसको ए लिख दीजिए। ए मतलब जो वेक्टर है वो नाम लिख दो, ये बिना बोल्ड लेटर में डायरेक्ट लिखिए। ये आपका इसका मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना है ना। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ मिले, रुको तुमको मैं अलग से समझा देता हूं। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना हमेशा, ये क्या बहुत बड़ी वो होती है कि आप बोलते नहीं है। कभी भी जब पढ़ते हैं डाउट पूछिए, मन में रखिए तो किसी टीचर से जहां जानते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो ऑनलाइन क्लास में कमेंट करके देखिए, कोई तो टीचर रिप्लाई करेगा, कोई तो होता होगा जो रिप्लाई करता होगा। तो आपको अगर कुछ भी डाउट आते हैं आप पूछिए, है ना। ये ऑफलाइन क्लासेस में अक्सर होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं, हाँ हाँ समझ में आ गया, उनको पता नहीं चलता कि क्या बताया था। देखो सुनना ध्यान से, वेक्टर पढ़ रहे हो आप। सबसे पहले आपको मैंने कहा कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक, तो ये वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर। ये आप भी जान गए हो। अब मान लो कि अगर मान लो आपको इसको ऐसे लिख के दे दिया, ऐसे, ठीक। मतलब मैं ये दिखाने के लिए इतना मोटा कर रहा हूं, इतना मोटा कहीं नहीं लिखा रहेगा, इतना बोल्ड नहीं रहता है ना। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना वो कर रहा हूं, ठीक। अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता, ऐसा, तो आप इसको भी वेक्टर मानते कि ये भी वेक्टर है, ठीक। अब मुझे इसका क्या लिखना है? मुझे इसका लिखना है मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड। क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? परिमाण होता है। तो परिमाण कैसे लिखूंगा मैं? ध्यान से देखिएगा। मैं परिमाण लिखता हूं वेक्टर को मॉड में लाकर। कैसे? वेक्टर को मॉड में लाकर। ये जो ये दिखाई दे रहा ना, ये मॉड होता है। ये क्या होता है? मॉड। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि जो मैंने ऊपर अभी बोल्ड लेटर में यूज किया था, है ना, ये जो बोल्ड लेटर बनाया था यहां पर, ये वेक्टर नहीं है क्या? ये भी तो वेक्टर ही था। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? ये वेक्टर को मॉड लगाकर बिल्कुल लिख सकता हूं। जो वेक्टर है तो ये भी वेक्टर मॉड लगा दिए। और इनके अलावा एक तरीका और होता है इसको लिखने का। वो तरीका क्या है? तो देखिएगा, वो तरीका होता है डायरेक्टली आप ए लिख दें। वेक्टर जो था ना, इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली यहां पर इसका जो आपकी टर्म है, मतलब जैसे ये ए है ना, ए लिख दो, ये मैग्नीट्यूड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। समझ गए? तीनों तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। डायरेक्ट ए लिखा है मतलब समझ लो मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। तो आप इसका क्या लिखो? मैग्नीट्यूड लिखो। मतलब ये सदिश का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, और इस पे क्या लगा दो? मॉड लगा दो। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। समझ गए? इसमें से आप जो भी लिखोगे मैग्नीट्यूड के लिए वो सब सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अभी थोड़ा देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से या डायरेक्टली ए लिखकर। या तो मॉड से दिखाएंगे या डायरेक्टली ए लिख देंगे, ठीक। यहां तक आ गई समझ में? अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न क्या होता है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होने का? कि आपके पेपर में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फाइनल पेपर में जब आपको आंसर लिखना होता है, या आपका कन्वेंशनल पेपर है कहीं पर भी, तो हर चीज़ का आपको एग्जाम्पल देना होता है। तो एग्जाम्पल जरूरी होते हैं। आपको चाहे वेक्टर हो, स्केलर हो या टेंसर क्वांटिटी हो, कम से कम 5 है ना,
5 या मैं तो बोलता हूँ 10-10 आपको एग्जाम्पल उसके पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, अब वेलोसिटी के साथ में आप एक्सेलरेशन भी ध्यान रखें, वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेशन ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट भी ध्यान रखें, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, क्या क्या हो गया देखो, ये वेग हो गया, ये त्वरण हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये बल हो गया, फोर्स। फिर बात करें मोमेंटम मतलब संवेग की। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर डाइपोल मूवमेंट जो होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, टॉर्क जो होता है टाउ, जिसको आप बल आघूर्ण कहते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो कुछ वेक्टर क्वांटिटीज आपके सामने लिखी है, इनको आपको याद रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटीज को आपको ध्यान रखना है कि ये होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा। यहाँ पर वेक्टर को और समझाता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। जैसे ये जो लिया था ना, इसको मैं आगे समझा रहा हूं। ठीक, किसी क्वांटिटी का वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी क्वांटिटी का अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी परिमाण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए, तो इसको डायरेक्टली ऐसे समझते हैं कि मैंने यहां पर आपको कहा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर, वेक्टर का कुछ वैल्यू दी हुई आपको 2i माइनस 2j प्लस k, ठीक है, प्लस आपको ये k दिया है, ठीक है, और k कैप, ये सब समझाऊंगा कैप क्या है वगैरह वगैरह, पर अभी ऐसे देखो। अब आप उसको मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसको फाइंड मैग्नीट्यूड बोला था ना ये, हाँ, तो सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली देखो क्या है, इसको कैसे करना है। पहली बात तो ये वेक्टर है, वेक्टर को अगर मुझे ऐसे में लिख देता हूं तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी मैग्नीट्यूड कहलाता है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको लगाना है रूट ओवर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, मैं आपको डायरेक्ट यूज कैसे करना वो बता रहा हूं। फॉर्मूले तो बुक में लिखे, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर क्या मतलब है। तो ये देखो, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिए, आई जे और के लिखे हैं। क्या लिखे हैं, आई जे के। आपको आई के साथ में जो नंबर लिखा है पूरा, उसका स्क्वायर करना है। आई के साथ में कितना है 2, उसका स्क्वायर कर दो, बीच में लगाओ प्लस, क्या लगाओ, प्लस। फिर जे के साथ में जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो। अब जे के साथ में कितना लिखा, बहुत सारे बच्चे बोलते 2 लिखा और बहुत सारे बोलते -2 लिखा है, तो जे के साथ में भाई साहब -2 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, जे के साथ में कितना लगा हुआ है, -2। तो आप यहां पर क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर, पूरे का माइनस होगा तो माइनस साथ में लेना पड़ेगा। और पीछे तीसरा कौन है, के है, और के के साथ में कौन है, तो के के साथ में है, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर भी 4, और फिर आपके पास 1, मतलब आप यहां देखेंगे तो ये बनेगा √5। कितना बनेगा, √5। समझ गए। तो आपका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 5 आया। अगर ए जो है ये ऐसा दिया होता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सेलरेशन होता, तो आंसर होता √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैं और समझा देता हूं तुम लोगों को। देखो एक और देखो, मान लो कि इस बार आपको फोर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फोर्स। ठीक, फोर्स कितना दिया है वो भी देख लेते हैं। फोर्स दिया हुआ है -j प्लस k प्लस 2i। ठीक, और बोला गया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये जो बल है ना, इसका आपको क्या पता करना है, इसका आपको परिमाण निकालना है। क्या करोगे, F को या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप इसको लिख दीजिए डायरेक्टली F। ये हो गया आपका। आप इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालोगे, ये आपका F हो गया। अब आप लिखोगे √,
आई के साथ में कौन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। देखो आगे पीछे लिखे होने से कुछ नहीं होता है ना। जे के साथ में कौन है, जे के साथ में -1, उसका स्क्वायर, जे के साथ में -1 था। के साथ में कौन है, 1 है, मतलब इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 6, मतलब ये हो जाएगा 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 1, मतलब ये हो गया आपका √/6। ठीक, ये आ गया आपका फोर्स। समझ में आई। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कभी भी कोई मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ऐसे निकलेगा। पहली चीज सीखी आज आपने, है ना। पहली चीज क्या होगा कि किसी भी का परिमाण निकालो, किसी वेक्टर का या किसी सदिश का आपको क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण कैसे निकाला जाएगा, तो परिमाण निकाला जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल मैंने बता दिए, आपको इनको याद करना है एग्जाम्पल डायरेक्टली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे स्केलर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्केलर के बारे में। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है अदिश। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है अदिश। देखो इसमें दिशा के साथ में अ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, दिशा के साथ में अ। और आप हिंदी से जानते हैं कि अगर किसी शब्द के साथ में अ लगा हुआ आता है तो ये नकारात्मक वाला होता है, उसको नकारात्मक शब्द बना देता है। तो दिशा के साथ में जब अ लग गया मतलब अदिश, मतलब दिशा नहीं होनी चाहिए। स्केलर आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not, which does not have the direction, they only have the magnitude। उनके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो हम ये बात कर सकते हैं those physical quantities which require only magnitude, but no direction for their complete representation are called scalar। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हमें ये बताने के, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी कहलाती हमारी अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 एग्जांपल दूंगा। ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी के हैं। एक है द्रव्यमान, मास। आपको ये बोला गया है कि जाओ मार्केट से 1 kg ऑफ शुगर लेकर आओ। ठीक है, तो क्या आपको ये बोलेंगे क्या कि 1 kg ऑफ शुगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आओ, अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर आओ, राइट लेफ्ट, ऐसा कुछ तो नहीं बोला जाता। इसका मतलब ये है कि मास जो है, मास को बताने के लिए, द्रव्यमान को बताने के लिए आपको दिशा की रिक्वायरमेंट, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको केवल क्वांटिटी चाहिए। आपने क्या बोला, 1 kg ऑफ शुगर। ये 1 kg जो है ना, ये परिमाण है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 1 kg, 1 किलो। अब और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया। क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान आपका। मैंने कहा कि अभी जो मौसम का तापमान है बाहर वो काफ़ी कम है, और अगर हमारे ह्यूमन बॉडी का एक अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ये आपने वो बता दिया। अब हमने क्या ये बोला कि 98.4 फ़ारेनहाइट अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, राइट लेफ्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसा तो नहीं बोलना रहता है। कहने का मतलब यह है कि द फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड टेम्परेचर, एक तापमान नामक फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि जो है, उसको बताने के लिए आपको कहीं से कहीं तक तापमान को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात। ठीक, तो अब आपके लिए जो क्वांटिटी होंगी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा उनको हम लोग स्केलर कहते हैं। इनके पास दिशा नहीं होती, इनके पास दिशा नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी है मतलब केवल इनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये बात है ना। नो डायरेक्शन, समझ गए, नो डायरेक्शन। अब इनकी बात कर लेते हैं, ये कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो हमें फिजिक्स में देखने को मिलती है। देखो, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया मास का, हमने एग्जांपल लिया स्पीड। स्पीड है ना, 2 डिफरेंस होते हैं, देखना। एक होता है आपके पास स्पीड, स्पीड को आप हिंदी में कहते हैं चाल। स्पीड को आप क्या कहते हैं, स्पीड को आप कहते हैं चाल। और एक होता है आपका वेलोसिटी। दोनों की यूनिट जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। वेलोसिटी मतलब हिंदी में इसको आप कहते हैं वेग। इन दोनों की यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला सब सेम होता है, लेकिन स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें दिशा की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, है ना। ठीक, चलिए, तो और क्या हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया, है ना। जैसे हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, विभव। विभव हमेशा कैसी क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होती है। टाइम की बात करें, समय, समय में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी, डेंसिटी की बात करें मतलब घनत्व की, वॉल्यूम मतलब आपका आयतन की बात करें, टेम्परेचर मतलब तापमान की बात करें, है ना। ये डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 बार हो गया।
वर्क की बात करें, वर्क भी जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अब आपको ये शायद स्केलर समझ में आई होगी बात कि स्केलर किसको कहते हैं। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसे केवल रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मैग्नीट्यूड की, परिमाण की। इसे कभी भी दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल और केवल क्या चाहिए, आपको परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है यहां पर जो लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझना इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या कहता है। ये पॉइंट कह रहा है कि स्केलर कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सिंपल एल्जेब्रिक लॉज। इसका क्या मतलब है जो ये यहां पर लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मीनिंग है ना, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, वेक्टर को अगर जोड़ना होगा तो वेक्टर में आई जे के आते हैं, वेक्टर का जोड़ अलग होता है, वेक्टर का घटाव अलग होता है, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं वो अलग होता है। स्केलर क्वांटिटी अगर है तो इसको आपको ऐड करने के लिए किसी भी कोई अलग लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप नॉर्मल जो हमारी बीजगणितीय योग है उनसे जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हुए आपको आंसर बताता हूं। जैसे मान लीजिए मास लिखा है, क्या लिखा है, मास है अपने पास। ठीक, अब इस मास को अगर आप देखें तो आपके पास मान लीजिए कि पहले से 4 kg क्या था, राइस था, है ना, 4 kg राइस था। आप मार्केट से 2 kg और लेकर आ गए, है ना, और आपने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, आपने इसको डाल दिया एक दूसरे के अंदर। तो भाई साहब ये 4 और 2 कितना बन जाएगा, 6 kg। क्यों, क्योंकि यहां पर दिशा तो चाहिए नहीं और दिशा होती ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से इसको जोड़ दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी पॉइंट ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है। तो आप बताइए ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब दूरी कितनी होगी। तो आप बोलोगे दोनों ए बी और बी सी को आप ऐड करोगे तो आपको 6 मीटर दिखाई देगी और यही आपकी दूरी होती है। समझ में आ रही होगी बात शायद कि अदिश राशि जो होती है, अदिश राशि को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसको माइनस करना होता तब आप माइनस भी कर देते। मतलब ये आपका जो सिंपल बीजगणितीय योग जोड़ घटाव होते हैं उन्हीं के रूल को फॉलो करते हुए स्केलर क्वांटिटी का आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। समझ गए बात, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका जो लास्ट में लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब ये अदिश हो गया, सदिश हो गया। अब एक नई क्वांटिटी जो आप इससे बहुत कम परिचित होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आज के दिन, ये बहुत अच्छी चीज है। समझोगे जब आप कहां जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे या आप हायर फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये आती है एक नई क्वांटिटी जिसका नाम आपने दिया है टेंसर। क्या नाम दिया है, टेंसर। ठीक, टेंसर को समझते हैं। अब टेंसर क्या होती है वो आप अगर यहां देखें तो मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूं वैसे तो, पर फिर समझेंगे, इसको क्लियर करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। तो देखो, टेंसर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट दी सेम पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई कि अगर कोई क्वांटिटी है एक ही पॉइंट पर उसकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आ रही है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो टेंसर क्वांटिटी है। फिर से देखना, यहां पर लिखा है कि विच हैव डिफरेंट वैल्यूज। क्या लिखा है, डिफरेंट वैल्यूज, मतलब अलग अलग मान है उसके, किस पर, अलग अलग डायरेक्शन पर। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन पर अलग अलग मान आ रहे हैं और पॉइंट जो है वो सेम एप्लीकेशन है, सेम पॉइंट है। समझ गए ये बात। तो ऐसी चीज जो होती है ये आपकी कहलाती है टेंसर। ये आपकी क्या कहलाती है, टेंसर कहलाती है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आप बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको आप बोलते हैं विघूर्णन त्रिज्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक, प्रेशर मतलब दाब, स्ट्रेस प्रतिबल, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, रेजिस्टिविटी मतलब आपके ये प्रतिरोधकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका अपवर्तनांक होता है, वेव वेलोसिटी तरंग का वेग। तो ये चीजें जो हैं इनका अलग सेम पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी होती है, सेम पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी होती है, इसलिए इसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में ये। और इसमें एक चीज और लिख सकते हैं आप, करंट भी लिख सकते हैं। इसमें आप करंट भी लिखेंगे तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक, आपको मैं सिंपल एग्जांपल भी दे सकता हूं इसका टेंसर क्वांटिटी का, कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये आपके पास एक फुटबॉल है। आपने फुटबॉल में
पानी की एयर की बजाय आप वाटर फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया यहाँ पर, वाटर फिल कर दिया, ठीक। एयर की बजाय जब वाटर फिल करोगे तो होगा क्या, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि हमने इसके अंदर कुछ होल कर दिए, क्या कर दिए, ये होल्स कर दिए, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। हमने इसके अंदर क्या कर दिए, होल कर दिए। पानी काफ़ी प्रेशर से भरा हुआ था इसके अंदर, अब जब पानी प्रेशर से भरा होगा और आप होल कर दोगे तो स्पिल करेगा, बाहर आएगा, है ना, ये पानी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है यहाँ से, ठीक। अब आप ये देखेंगे कि पानी जो है अलग अलग पॉइंट से बाहर आ तो रहा है, लेकिन सभी जगह उसका जो वेलोसिटी है या उसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग कवर कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, सेम पॉइंट से निकलने वाला पानी अलग अलग क्यों कवर कर रहा है, क्योंकि प्रेशर जो होता है ये अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग वैल्यू देता है। ये पॉइंट यही हो गया, सेम पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन है, देखो एक डायरेक्शन ये जा रही है, क्या ये जा रही है, क्या जा रही है, क्या जा रही है, सभी जगह इसकी क्या मिलेंगी, वैल्यू अलग अलग मिलेंगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, टेंसर, समझ गए, है ना, ठीक। और वैसे भी अभी फिलहाल में ना आपको 11th 12th या नीट और IIT लेवल तक में भी टेंसर क्वांटिटी के बारे में लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको टेंसर को अभी चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बस आप यहां पर एग्जाम्पल याद रख लें थोड़ा तो अच्छा होगा, इसीलिए मेंशन भी कर दिए मैंने एग्जाम्पल, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक। चलिए अब टेंसर के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन खत्म हो गए हैं ना, हम लोगों ने क्वांटिटी बता दी है। अब मैं यहां पर एक पॉइंट ऐसा बताना चाहता हूं आपको जो आप जनरली भूल जाते हैं या नहीं पता होता है, या आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो उस पॉइंट की बात कर लेते हैं। उस पॉइंट की बात कर लेते हैं कि वो पॉइंट है क्या, ठीक। मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूं कि सुनिएगा ध्यान से, देखो आपके पास वेक्टर है, क्या है आपके पास, वेक्टर, ठीक। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो होता है, एक वेक्टर मतलब सदिश है ना, सदिश जो होता है, ये सदिश के पास दो चीजें होती हैं, आप सभी जानते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और इसी के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी है इसके पास, और इसके पास दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उनको हम बोल देते हैं वेक्टर। लेकिन ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट टाइप की डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट क्यों है, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, सबसे बेसिक एग्जांपल, और वो है आपका करंट, ठीक। ये करंट है ना, इजी भी पड़ता है इसलिए लिया है। करंट मैंने कौन सा लिया है, तो इलेक्ट्रिक करंट लिया है, विद्युत धारा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अब विद्युत धारा देखो, मैंने आपको कहा कि ये रहा वायर, ये रहा वायर, यहां पर पोटेंशियल V लगा दिया, यहां पे पोटेंशियल 0 लगा दिया, तो क्या करंट यहां से यहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक। तो भाई साहब ये जो है ये तो करंट की डायरेक्शन बन गई, करंट किधर जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, तो फिर करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट का कुछ ना कुछ तो होगा कि 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड हो गया और दिशा भी दिखाई दे दी, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तब आप आंसर करेंगे कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, भले ही उसके पास परिमाण और दिशा दोनों हैं, लेकिन वो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आज के बाद वैसे तो हमारी डेफिनेशन वाइज ये चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन वाइज आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना सही है, ठीक है। लेकिन आज के बाद आप एक चीज और याद रखेंगे इसमें साथ में, वो चीज क्या याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, एक क्वांटिटी को सदिश होने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का, 3। पहली बात होगी कि उसके पास एज ऑलवेज परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसके पास, पहली चीज, ठीक। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास अपनी खुद की एक दिशा होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है ये बात, दूसरी दिशा भी होना चाहिए। और वेक्टर तभी कहलाएगा, वेक्टर ये तभी बनेगा जब इसके एक चीज और हो जाए, और वो क्या है कि ये वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को या आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, मतलब ये आपके त्रिभुज के सदिश के त्रिभुज योग का नियम का पालन करता हो, ठीक है, तभी ये वेक्टर कहलाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यह सदिशों के योग का नियम का पालन करना चाहिए, यह सदिश के
योग कोई सा भी है ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, उसका पालन करना चाहिए, योग के नियम का पालन करना चाहिए, का पालन भी करे, डायरेक्शन भी हो, उसके पास उसकी दिशा भी हो, उसके पास उसका मैग्नीट्यूड परिमाण भी हो, और साथ में वो क्या होना चाहिए, तो इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सदिश के योग के नियम का पालन भी करे, सदिश के योग का नियम का पालन भी करे, तब जाकर ये कहलाता है आपका सदिश। ठीक है, इन दोनों को बता देने से ये इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए आप कहते हैं कि जो आपका ये होता है कौन, करंट जो है, करंट को आप फिलहाल में किसके अंदर रखे हुए हैं, जब आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं तब अदिश में, मतलब स्केलर क्वांटिटी कहते हैं आप इसको। ठीक है, करंट को आप कैसे कहते हैं, स्केलर, भले ही उसके पास क्या है, दिशा है। तो ये चीज जब फॉलो होती है तब वो कहलाता है आपका वेक्टर। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए अब टेंसर हमने पढ़ ही लिया है, अब हम पढ़ेंगे यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों के बहुत से प्रकार होते हैं, उनको हमें यहां देखना है। ठीक, चलिए सदिशों के प्रकार में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सदिश है हमारा वो है इक्वल वेक्टर। पहला कौन सा है, इक्वल वेक्टर। इस इक्वल वेक्टर को हम बोलेंगे समान सदिश, हम इसको क्या कहते हैं, समान सदिश। ठीक, समरूप सदिश भी लिखा रहेगा तब भी चलेगा, समान लिखा रहेगा तब भी चलेगा। अब यहां से एक और चीज समझे, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों किसी और वेक्टर जैसे हैं, मतलब दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं, दोनों की दिशा और परिमाण सेम है, तब यह कहलाएगा आपका इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब वो दिशा और परिमाण दोनों में समान हो। पता चला आपने बोला कि एक वेक्टर जो है उसकी दिशा कहीं और है और मैग्नीट्यूड 5 है, और दूसरा वेक्टर ये है जिसकी दिशा कहां है, कहीं और इसका मैग्नीट्यूड भी 5। मैग्नीट्यूड सेम हो जाने से इक्वल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मतलब दिशा भी समान क्या होना चाहिए, समान दिशा और समान परिमाण, इनका दोनों चीजें सेम होना चाहिए। समान क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, इसका परिमाण जो है वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जाकर वो कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वल वेक्टर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इक्वल वेक्टर है। क्यों इक्वल वेक्टर है, देखो ए की डायरेक्शन इधर दिखाई दे रही है, बी की डायरेक्शन भी इधर ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। क्या ये लेंथ में भी सेम है, तो बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये इसके बराबर होगी। ठीक, तो हम कह देंगे कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर है। मैं एक इक्वल वेक्टर आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूं कि इक्वल वेक्टर कैसे बनेंगे। तो देखो, इक्वल वेक्टर बनेंगे कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, ये इक्वल वेक्टर, खत्म गेम। क्यों इक्वल वेक्टर है, क्योंकि इसको मैंने दोनों को क्लोन करके बनाया, डायरेक्शन भी एंगल भी सेम रखा। इक्वल वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर। मैं यहां से बोल दूंगा कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। ये इक्वल बीच में जो लगा हुआ ना, इसका मीनिंग क्या है कि इक्वल बीच में लगा होने का मतलब होता है कि इसकी दिशा और परिमाण दोनों सेम होना चाहिए। दिशा और परिमाण दोनों सेम होना चाहिए, वेक्टर की डायरेक्शन और उसका जो आपका मैग्नीट्यूड है, दोनों की दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपका वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, ठीक, हाँ, अब नेक्स्ट दूसरा है नेगेटिव वेक्टर्स। दूसरा क्या है हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर। अब इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप कहोगे ऋणात्मक सदिश। इसको आप क्या कहोगे, ऋणात्मक सदिश। ठीक है, कभी कभार इसको विपरीत सदिश भी बोल दिया जाता है, पर अभी आप ऋणात्मक सदिश याद रखें। ठीक, अब ये कैसे होंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, परिमाण जो होता है वो समान होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो
समान होता है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है, दिशा जो होती है वो विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत। अब मैं यहां पर आपको दो चीजें समझाता हूं, इधर भी और यहां पर भी। जरा ध्यान से पहले समान सदिश को देखो। क्या समान सदिश ऐसा वाला वेक्टर आपका एक और दूसरा वाला वेक्टर ऐसा है? ये दोनों वेक्टर हो गए। क्या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है? क्या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है? हाँ, हम यहां पर कहेंगे कि समान सदिश की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो थीटा होता है दोनों का, वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। समान सदिश के लिए जो थीटा होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। समझ गए? वहीं पर जब विपरीत सदिश आते हैं, ये देखिए, ये ऋणात्मक सदिश a इधर जा रहा है, b इधर आ रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें, परिमाण में देखें, तो ये लंबाई हमें बराबर दिखाई देगी। परिमाण में ये दोनों बराबर हैं, पर क्योंकि इनकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए इसको हम कह देते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या कह देते हैं इसे? नेगेटिव वेक्टर। क्या ये बात क्लियर है ना? इसको हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, एक बात और, दिशा देखिए, एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत हैं। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री। यहां से अगली बात आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, थीटा बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये बात है ना? आई समझ में? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अगला है हमारे पास, वो है जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को ही हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है शून्य सदिश। क्या कहते हैं इसको? शून्य सदिश, या इसको आप रिक्त सदिश भी कह सकते हैं। ठीक, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो, मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो, वो कहलाता है जीरो वेक्टर। डायरेक्टली इसको आप, है ना, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डिफाइन नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से मार्क ये करके रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफाइन नहीं होती। आप इसकी दिशा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसका परिमाण नहीं है ना, उसका परिमाण ही नहीं है, तो दिशा कैसे बताओगे? देखो, अगर कोई एक वेक्टर होता, कोई वेक्टर होता, अगर ये वेक्टर होता तो इसकी परिमाण होता तो दिशा बनती, परिमाण होता, ये परिमाण होता तो दिशा भी बनती कुछ, पर अब परिमाण है ही नहीं, मतलब इसकी आप दिशा नहीं बता सकते हैं, तो ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। जीरो वेक्टर की दिशा को नहीं बताया जा सकता। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, बाकी सब फालतू की बात लिखी हुई है ना। एग्जाम्पल की जीरो वेक्टर किसको कहोगे, तो वो नीचे लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अगर आपको कोई पूछे वेलोसिटी बताओ, भाई साहब ये ऑब्जेक्ट जब चुपचाप रखा हुआ है, चल ही नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट जब चल नहीं रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? जीरो। अब इसकी डायरेक्शन अगर मुझसे कोई पूछे कि डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताऊं? स्टेशनरी है, ये तो स्टेशनरी है, मतलब इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। अब इसको आपको डिटेल में समझना है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इकाई सदिश। अब ये इकाई सदिश क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। देखो, इकाई सदिश क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाण जो हो वो किसके बराबर हो? परिमाण जो हो वो कितना हो? 1 हो। परिमाण बराबर 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक, उसको हम कहते हैं इकाई सदिश। ठीक, अब देखो, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन होगी क्या इसकी? डायरेक्शन बिल्कुल होगी, वेक्टर है ये। क्या है? वेक्टर। वो तो जीरो था इसलिए डिफाइन नहीं हुई, ये आपका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, तो ये आपका कहलाता है यूनिट वेक्टर। राइट, है ना। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, है ना, बताता हूं मैं आपको, ये समझाता हूं। अभी इसको देखो, एक डायग्राम लेने की कोशिश की है। डायग्राम अपने आप में बहुत ठीक ठाक बना हुआ है। आप सभी बच्चे लोग एक चीज तो जानते होंगे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे जो एक्सिस हैं वो 3 होते हैं, है ना। हमने अपना स्पेस जो है, ये जो अपना एरिया है, इसको हमने 3 कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया हुआ है, या 3 कोऑर्डिनेट में बताया हुआ है। कैसे? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। ठीक, अब एक्स वाई जेड जो आपके बने हुए हैं तो आपने बना दिया, ये रहा एक्स,
ये रहा y और ये रहा z। इनके अपोजिट में y के अपोजिट में y हो जाएगा, x के अपोजिट में -x हो जाएगा, z के अपोजिट में -z हो जाएगा, वो ठीक है। अगर फिलहाल में अभी कोई मुझसे पूछे तो मैं ऐसे भी बना देता हूं तब भी चल जाएगा। जैसे अपन जनरली इसको x बनाते हैं, जनरली हम इसको y बनाते हैं और इसको हमने बना दिया z। ठीक, अब आप देखिए ये ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको वो y डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। किधर दिख रहा है? y डायरेक्शन में। तो एक y डायरेक्शन में आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर y डायरेक्शन में यहाँ आपको j लिखा हुआ दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल j और ऊपर लगेगा कैप। क्या लगेगा? कैप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम j कहते हैं। क्या कहते हैं? j। y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम j कहते हैं। जरा ध्यान से ये रेड कलर देखिए, ऊपर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है z में जाता हुआ और यहां आपको छोटा सा k दिखाई दे रहा होगा। मतलब अगर आप किस डायरेक्शन में जाते हैं, एक सेकंड में इसको मार्क कर देता हूं। अगर आप z डायरेक्शन में जाते हैं तो z डायरेक्शन में जब जाएंगे तो यहां जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कहलाएगा k कैप। यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? कैप, k कैप। कैप जो है ना, कैप, ये जो टोपी टाइप का आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है, यूनिट वेक्टर को बताने का तरीका है। वहीं पर जब आप z डायरेक्शन में जाते हैं, किधर जाते हैं? z डायरेक्शन। ये आपको z डायरेक्शन दिखाई दे रही है, सॉरी x डायरेक्शन दिखाई दे रही है। x में आप देखेंगे यहाँ पे i लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप x में जाएंगे, किधर जाएंगे? x डायरेक्शन में जाते हैं। तो x डायरेक्शन में जब जाते हैं तो आपके पास आता है i कैप। क्या आता है? i कैप। समझ गए? तो आपके ये तीन, आपको क्या बताया आपने? यूनिट वेक्टर्स, i कैप, j कैप, k कैप। थोड़ी देर पहले आया था, मैंने कहा था कि मैं समझाऊंगा ये i कैप, j कैप, k कैप क्या होते हैं। तो देखो परिमाण में कितने हैं? एक एक। परिमाण में एक एक मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ये आई कैप है, इसका अगर आपको परिमाण लिखना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आई का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? तो आई का मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक, परिमाण कितना होता है? एक होता है। ठीक, अब आपको इसका एक फॉर्मूला भी समझना है। क्या समझना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे तो वो भी मैं बता देता हूं। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला जो होता है आई का, आई कैप जो होता है वो होता है वेक्टर ऑफ आई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई। ठीक, ये होता है किसी भी यूनिट वेक्टर को बताने का तरीका। किसी भी यूनिट वेक्टर को बताने का तरीका क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब आप वेक्टर को देखो, ये डार्क से बना, ओ सॉरी, ये डार्क से बना हुआ था, ये डार्क बोल्ड में। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया। और वेक्टर को आपने किससे डिवाइड कर दिया? नॉर्मल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैंने भी तो वही कहा है। देखो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है ये बात। ठीक, अभी और समझेंगे, बीच बीच में आईजेके जहां जहां आता जाएगा उसको समझते जाएंगे हम लोग। आईजेके में एक ये भी थोड़ा सा लिया हुआ है। अब इनको आईजेके को ना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ये जो होते हैं ये किसके अलोंग होते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग कौन होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कौन होगा और जेड के अलोंग कौन होगा। ये मैंने अभी आपको समझा दिया। ये देखिए एक्स, वाई और जेड के अलोंग आई जे के हैं। एक्स वाई जेड के अलोंग कौन है? वाई जे के। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी। आप इसको वहां से भी डायरेक्टली फाइल तो देख सकते हैं, पढ़ना आपको इसी से पड़ेगा वीडियो से, लेकिन आप फाइल वहां पर देख सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बीच में मेंशन कर दी है। ये देखो, ये जैसे हमने लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ पर मार्क किया हुआ, ये मार्क किया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ऑर्थोगोनल हो गया आपका। अब नेक्स्ट टाइप का, अब आते हैं हमारे पास कुछ वेक्टर्स जिसमें हमने बोला पहला को इनिशियल वेक्टर। क्या बोला? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? तो देखो को तो ठीक है, यहां पर लिखा है इनिशियल, है ना? क्या लिखा है? इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ, है ना? इनिशियल का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। ठीक, तो जो ऐसे वेक्टर जो एक ही जगह से शुरू हो, है ना, ऐसे वेक्टर जो एक ही जगह से शुरू होते हैं उसको हम कहते हैं को इनिशियल। एक ही बिंदु से शुरू होने वाले वेक्टर्स जो होते हैं उनको हम को इनिशियल कह देते हैं। देखिए वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। समझ गए, है ना? जो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक ही बिंदु से
प्रारंभ होने वाले सदिश, इसकी डेफिनेशन हो गई। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश जो हैं वो कहलाते हैं हमारे को इनिशियल वेक्टर। देखो जरा, ये एक ओ पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, ये पॉइंट हमने जो लिया ये सिंगल पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट से आपका बी जा रहा है, डी जा रहा है, ए जा रहा है, ई जा रहा है, सी जा रहा है, ये सभी वेक्टर जो हैं एक ही पॉइंट से निकले हैं, इस वजह से इसको हम कह देते हैं को इनिशियल। ये सारे वेक्टर ए बी सी डी ये सब ये जो है ना वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर है, ये क्या है, ये सब ये वेक्टर लिखा नहीं है इस पे, लेकिन वो डार्क समझाना चाह रहा होगा, ये वेक्टर है। तो ये सब कहां से निकले, एक ही बिंदु से निकले, इसको हम को इनिशियल कह देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब है कोलीनियर वेक्टर्स। क्या होते हैं, कोलीनियर वेक्टर। अब कोलीनियर वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक। कोलीनियर वेक्टर का मतलब होता है कि ये वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। कोलीनियर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कट ना करे। तो और इसकी बात और कर लेते हैं, देखो, वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट लाइज अलोंग द सेम पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड collinear vectors. They are also parallel vectors. They are also called parallel vector. मतलब इनको समांतर सदिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, समांतर सदिश। समांतर सदिश भी कहते हैं, ठीक है, दोनों कोलिनियर या समांतर सदिश, ठीक। आपको यहां पर 3 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, कितने, ये एक है ना, ये आपका दूसरा डायग्राम और ये यहां पर आपको तीसरा डायग्राम दिख रहा है। अगर कोई पूछे आपसे इसमें से कोलिनियर बताओ, पहला देखो, पहला डायग्राम दिख रहा है, दोनों की दोनों नीचे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, क्या एक दूसरे को कट करेंगे, क्या ये पैरेलल है, हाँ है, तो हमने बोल दिया ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। दूसरे वाले को देखो, एक जा रहा है नीचे की तरफ और दूसरा जा रहा है ऊपर की तरफ, पर क्या ये एक दूसरे को कभी कट करेंगे, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, इसलिए ये भी कोलिनियर है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये समांतर हैं एक दूसरे की। लेकिन यहां देखो, इसमें तो आपको लग रहा है ना एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये, तो ये कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे, समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। क्या देखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, तो कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में, मतलब एक ही तल में स्थित वेक्टर। एक तल कैसा, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप जहां पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने जिस रूम में, जिस घर में, जिस हॉल में या जो भी आपका स्टडी रूम है, उसके एक कॉर्नर को देखिए, जो फर्श से लगा हुआ एक कॉर्नर होगा। आप देखेंगे कि एक आपकी फर्श, आप जिस पे बैठे हैं वो एक दीवार पीछे की तरफ होगी, मतलब एक एक्सेस नीचे वाला मान लें, इस तरफ जाता हुआ। रूम होगा तो एक इस तरफ भी होगा, है ना, ये देखो, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये हो गई, कॉर्नर से चालू हुई, ये कॉर्नर से चालू हुई, एक डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन होगी ऊपर। ये आपके पास आपके 3 एक्सिस होते हैं, ठीक। जैसे मैं बनाकर भी बता देता हूं, ये यहां बना हुआ है एक्चुअल में, इसको ही हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। देखो, मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर देता हूं ताकि हम लोगों को समझने में ईजी रहे। ये देखिए, अब इसको ध्यान से देखना। देखो, ये क्या हो गया आपका, आप कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये तो आपने z ली हुई है, इसको आप x ले लो और इसको आप y ले लो, ठीक। तो एक ये आपका क्या हो गया x डायरेक्शन में, ये किस में हो गया, y डायरेक्शन में। तो ये जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं अभी, अगर आप बोर्ड भी देखोगे तो बोर्ड का भी एक ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। तो ये x और y प्लेन में है, ये किस में है, x और y प्लेन में। मैं यहां पर कोई भी वेक्टर बना दूं, ऐसा वेक्टर बना दिया, ऐसा वेक्टर बना दिया, मैंने वेक्टर ऐसे बना दिया, ऐसे वेक्टर बनाया, तो अभी ये सब 2D में बन रहे हैं। तो ये जितने भी आपको रेड कलर के वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो दिख रहे हैं, ये जो हमने बनाए, ये सब किस में बनाए, x और y में। क्यों x और y में, क्योंकि ये केवल इस पे है, इस प्लेन में है, समझ गए। ये जो बोर्ड है ना उसी प्लेन में है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर हो गए। जब एक ही प्लेन में स्थित होते हैं तो उसको कोप्लेनर कहते हैं। जैसे यहां आप देख भी पा रहे होंगे, ये आपको ए से सी दिखाई दे रहा होगा एक, और एक आपको ए से बी दिखाई दे रहा होगा। दोनों किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसको बोल देते हैं कोप्लेनर, समझ गए। एक ही प्लेन या एक ही
तल में स्थित दो सदिश या तीन सदिश या जितने भी सदिश हो उन सबको हम कोप्लेनर कहते हैं। वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर। ठीक, और भी एग्जांपल नीचे लिए हुए हैं, देखो ये यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में ये लिया हुआ है, ये सब कोप्लेनर है, ये भी सब क्या है, कोप्लेनर। समझ गए? जैसे आप जमीन पे जहां बैठे आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी कॉपी में 4-5 अलग अलग डायरेक्शन में क्या बना दीजिए, वेक्टर बना दीजिए, अलग अलग वेक्टर बनाइए, वो सब कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉपी का पेज जो है वो भी एक प्लेन है, उस प्लेन में आपने ऐसे ऐसे कुछ डायरेक्शन में बना दिए तो वो कहलाएंगे आपके कोप्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। इसको आप क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक, स्थिति सदिश क्या होते हैं, तो किसी पॉइंट की पोजीशन बताने वाले वेक्टर, किसी पॉइंट की स्थिति बताने वाले वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहां पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है P। क्या दिखाई दे रहा है, P दिखाई दे रहा है, और ब्रैकेट में देखेंगे आप उसको XYZ लिखा है। क्या लिखा है, XYZ। यहां पर देखो ये Y एक्सिस लिया है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है, इधर आने वाला X एक्सिस। तो इस बिंदु से X जितनी दूरी है वो X हो गया, Y से जितनी दूरी है वो Y हो जाएगा और Z से जितनी दूरी है वो Z हो जाएगा। तो ये तो हो गया उस पॉइंट का, वो आपका कोऑर्डिनेट लिख दिया आपने, उस पॉइंट के क्या लिख दिए, कोऑर्डिनेट। ठीक, लेकिन अब आपको यहां पर क्या लिखना है, आपने अगर कोऑर्डिनेट लिख दिए तो आपको यहां पर उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर पता है कैसे लिखा जाता है, जैसे मैं लिखूंगा ना, तो मैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख के बताता हूं आपको। P बराबर एक्स आई कैप, क्या बोलूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर। क्यों पोजीशन वेक्टर हुआ ये, क्योंकि आपने दो बातें बताई, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड क्या दिखा रहे हैं, एक्स वाई जेड उसकी डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हैं। एक्स किससे, एक्स अक्ष से दूरी बता रहा है, y is the distance from y axis and z is the distance from z axis, z अक्ष से दूरी। I, j, k are the respective unit vector in that direction। मतलब I जो है वो x दिशा में उसका इकाई सदिश है, j जो है y दिशा में इकाई सदिश है, k जो है वो इकाई सदिश है z दिशा में। तो आप ये जो पोजीशन वेक्टर आपने लिखा है, इसमें आपने क्या दिखाया कि इसका वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन। समझ गए? ये आपने दिखाने की कोशिश की है, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, फिर आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, फिर आएगा आपका पॉलीगॉन लॉ। देखो मेरा सिंपल मानना है कि आपको इसको डायरेक्टली याद रख लेना है। ठीक, रीजन ये है डायरेक्टली ऐसा याद रखने का, क्यों कह रहा हूं मैं आप लोगों को, कि ये यूज होता है ना, वहीं पर यूज करना रहता, बाकी इसका कोई खास काम है नहीं सिलेबस में। ये अब आपके पेपर में बचा नहीं है, ये आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखना है। और अगर किसी को याद करना है तो वो उधर मैथ वाले फॉर्मूले को याद करें या मैथ वाले डेरिवेशन को देखें। हम इसको फिजिक्स में अभी केवल डायरेक्ट पढ़ेंगे। आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखना था। आपने कैसे लिखा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताने जा रहे हैं हम लोग। इसको मैंने वैसे तो थोड़ा बहुत लिखा है, पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमने आगे मेंशन कर दिए हैं। देखो ये, ठीक, सबसे पहले आपको यहां पर इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट के बारे में सोचना है कि इसका रिजल्टेंट कितना है। ठीक, ये रिजल्टेंट हो गया। है ना? देखिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं यहां पे आपको कि किस तरीके से होता है। देखो एक वेक्टर है आपका ये, एक ये रहा वेक्टर, मैं इसको रेड से बनाऊं ज्यादा बेटर होगा, या फिर एक वेक्टर ये रहा। ठीक है, एक वेक्टर ये रहा आपका, और तीसरा आपने क्या किया है, तीसरा आपने बोला कि भाई साहब मुझे ऐड करना है, ए और बी को ऐड, सॉरी मैंने ये वेक्टर आर पहले बना दिया यार। दूसरा वेक्टर आपका बी है, ये रहा बी। ठीक, ये आपका बी है,
और तीसरा वेक्टर जो है, अब क्या हुआ, जैसे आपके पास एक वेक्टर था ए, एक वेक्टर कौन सा है आपके पास, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा है आपका, बी वेक्टर है। इन दोनों को आपको जोड़ना था। पढ़ क्या रहे हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, आप पढ़ रहे हो कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, इनको जब आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है ना, वो रिजल्टेंट ये रहा, इसका जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, समझ गए, ये रिजल्टेंट है इसका, ये आर। ठीक, और अब देखिए दो वेक्टर कितने एंगल पर थे, तो हमने कहा दो वेक्टर जो हैं वो थीटा एंगल पर थे। कितने एंगल पर थे, थीटा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर आपका ये रहा, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो है आपको वो ये दिया हुआ है, ये है आपका बी वेक्टर। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक एंगल है, और वो कितना है एंगल, वो है थीटा। तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये रहा वो आर वेक्टर। समझ गए, ये रिजल्टेंट होता है, ऐसे होता है, ऐसे निकाला जाता। फिर हम यहाँ पे एक और एंगल ले लेंगे, जो हम बोलेंगे कि वो ए से जो रिजल्टेंट का एंगल है वो बीटा है, वो बाद में बताते हैं आपको, अभी इतना समझो आप। ठीक है, यहां तक दो बातें कि आपको अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना था। क्या करना था, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना था। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा वेक्टर आर। वेक्टर आर जब आएगा तो वेक्टर आर के पास, रिजल्टेंट के पास, परिमाण जो निकालोगे उसके पास एक होगी डायरेक्शन, एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो पहले बताता हूं मैग्नीट्यूड, फिर बताता हूं डायरेक्शन। भाई साहब, ये तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का। ये क्या तरीका है, मैग्नीट्यूड निकालने का। आप लोगों ने बहुत बार इसको यूज किया है, बहुत बार सुना हुआ भी है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर के अंदर ही 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ये पूरा आपका रूट है ना। तो क्या हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। देखो ये ए और ये बी, उसके बीच का एंगल थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। आप ये रट लो, पीछे भी मैंने लिखा था एक बार, ये रट लो, इसको आंख बंद करके रट लो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि इतनी बार यूज होता है। वहां पर सब जगह आप ये थोड़ी करोगे कि चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। आपको डायरेक्टली याद होना ही चाहिए, है ना। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला है। आगे देखें, अब फॉर्मूला, एक मिनट, मैंने स्पेस लिया है क्या, हाँ बिल्कुल लिया है। चलो यहां पर आपको समझाते हैं दो वेक्टर लेकर। अब मैं ए बी की बजाय आपको, चलो ए बी समझाता हूं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये आपका है, ये आपका है ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर। ये क्या है, ये है आपका बी वेक्टर। जब आप ए और बी को ऐड करोगे, आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा और उसका नाम होगा आर वेक्टर। क्या मिलेगा, आर वेक्टर। ठीक, जोड़ने पर ये नया आएगा। वो आर वेक्टर कौन सा होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो आर वेक्टर जो होगा वो ये है, ये है आपका आर वेक्टर। ठीक है, अब ये जो आर वेक्टर है इसका वैल्यू कैसे निकाली जाए, आर वेक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो आर वेक्टर जो होता है उसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, पहले वेक्टर नहीं निकालेंगे, पहले हम आर निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये एक तो आपका फॉर्मूला हो गया परिमाण या वो निकालने का, आपका परिणामी निकालने का, परिमाण निकालने का। ये हो गया रिजल्टेंट। मैं लिख देता हूं इसको, रिजल्टेंट मतलब परिमाण। ठीक, परिमाण ऐसे निकालेंगे आप, है ना। इसको मैं अभी एक न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करके बता दूंगा आपको। और आपको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है इसकी दिशा। अब आपको क्या निकालना है, इसकी दिशा। दिशा
या डायरेक्शन, अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। किसकी निकालना है? परिणामी की दिशा। ठीक है, ठीक, चलो अब ये निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको एक एंगल कंसीडर करना पड़ेगा कि हम कहां से दिशा निकालें। तो मान लिया हमने ए से निकाल रहे हैं, हम कहां से निकाल रहे हैं? ए से। हमने इसको मान लिया कि ये हमारा बीटा हो गया। कितना हो गया? बीटा। तो मैं आपको लिखने का तरीका समझाता हूं, फिर आपको उसको खुद ट्राई करना है एक बार। देखो, आप यहां पर लिखना दिशा निकालने के लिए 10 बीटा। क्या लिखोगे? 10 बीटा। अब किसके साथ निकलेगी दिशा? 10 बीटा मतलब एंगल, और एंगल मतलब दिशा। ठीक है, एंगल मतलब दिशा। किसके साथ निकलेगी? बीटा जिसके साथ बना हुआ है। अब ए के साथ में आर की दिशा निकाल रहे हैं, ये बीटा मतलब ए के साथ में आर की दिशा। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है साइन और नीचे लिखना है कॉस। साइन और नीचे क्या लिखना है? कॉस। ठीक, इसके बाद आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है एंगल का। मतलब यहां पर आप लिखेंगे थीटा और यहां पर भी आप लिखेंगे थीटा। जो दोनों के बीच में एंगल है ना, उसको थीटा को लिखेंगे। पहले एंगल थीटा लिखेंगे, निकाल बीटा रहे हैं लेकिन एंगल इधर थीटा आएगा। किसके साथ बीटा बना हुआ है? ए के साथ। बीटा किसके साथ बना है? ए के साथ। तो ए के साथ बना हुआ है ना, तो आप ए को छोड़ दो और बी को ले लो। तो ए को छोड़ दो और बी को ले लो का क्या करना है? आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने क्या कर दिया? आपने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। बी का किसके साथ में? ये साइन और कॉस जो दोनों थे इनके साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा कौन अकेला? बचा है ए। तो आप नीचे की साइड ए को लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। तो आपने क्या फॉर्मूला बनाया? आपने बनाया बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये किसके साथ क्या आया? ये बीटा आया। ये किसके साथ आ रहा है? ये आ रहा है ए के साथ। तो मैं यहां पे बोल दूंगा, ये देखो मैं लिखता हूं, परिणामी का ए के साथ कोण, एंगल बिटवीन या एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ठीक है, ये होता है तरीका लिखने का, है ना। मैं आपको एक बार और लिख के बता देता हूं। देखो, ये आपकी चीज है, एक मिनट। चलो इसको जाने दो, हम अलग से देख लेते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में फिर से बना देता हूं। जैसे मान लो ये आपका वेक्टर हो जाता है ए, ठीक है, और ये आपका वेक्टर हो जाता है बी, और इन दोनों के बीच में जो फिलहाल में एंगल है वो कितना है? आपने कहा इन दोनों के एंगल बीच में थीटा है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों का, वो रिजल्टेंट जा रहा है ये, जिसका नाम है आर वेक्टर। और अब इसका जो आपने एंगल देखा वो यहां से देखना है। मतलब आप कहां से लिखना चाह रहे हैं? बी से लिखना चाह रहे हैं। आप कहां से लिखना चाह रहे हैं? बी से, परिणामी का। तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 ऑफ अल्फा? क्या लिखूंगा? 10 ऑफ अल्फा। कितना लिखूंगा? तो पहले तो आपको बिना देखे सोचे समझे साइन बाई कॉस लिख देना है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसे कर दो इसको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि एंगल किसके साथ था। ये एंगल किसके साथ बना रहा है? बीटा के साथ में। आर किसके साथ में एंगल बना रहा है? बी के साथ में। तो आपको बी को नहीं लिखना है, आपको ए को लिखना है। तो आपने यहां क्या लिख दिया? ए और मल्टीप्लाई कर दिया, ए और मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? अब बच कौन गया? अब हमारा बच गया है बी। तो यहां पर नीचे की तरफ उस बी को आप ऐड कर दो, ये आपका फॉर्मूला तैयार है। इतना आसान है लिखना। ठीक, समझ गए बात? आसानी से लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये है एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी।
ठीक, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी। अल्फा जो है वो क्या है, आपको दिखाई दे रहा है बी के साथ में कोण बनाओ। ठीक, आ गया इतना समझ में? चलो अब इसका थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट दो वेक्टर लेते हैं हम लोग, है ना, दो वेक्टर लेते हैं। पी वेक्टर बराबर दिया हुआ है सिंपल आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, एंड क्यू वेक्टर दिया हुआ है आपको, क्यू वेक्टर दिया है 2i प्लस के। ठीक, बस इतना ही दिया है, जे नहीं दिया इसमें। जिसमें जे नहीं दिया, जिसमें जो टर्म नहीं होती है उसको जीरो मानेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आराम से जो टर्म नहीं दी होती उसको जीरो मान लो। ठीक, देखना अब क्या करना है आपको, फाइंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब परिणामी निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, क्योंकि मेरे दो वेक्टर अब p और q हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब ये p और q जो है ना, ये p और q और ये कॉस थीटा जो है, ये सब क्या है, ये सब आपके अदिश राशियां हैं। आपको अदिश मतलब स्केलर लिखना है, यहाँ पर स्केलर लिखना है। आपको यहाँ पर एंगल भी नहीं दिया है ना, आपको यहाँ पर एंगल भी नहीं दिया। मान लो अगर ये एंगल भी दे देता, आपको क्या दे देता, एंगल दे देता आई जे के, है ना। आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, जो जानबूझ के मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। तब आप क्या करते, तब आप पहले p निकालते। तो p आपको कैसे निकालना है, वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर को आपको मॉड लेना है ताकि आपका p निकले। और p कितना आता है, वो आता है रूट ओवर i मतलब 1, j मतलब फिर से 1 और k मतलब फिर से 1, तो ये बनेगा आपका रूट ओवर 3। ठीक, q भी निकालना है, तो q कैसे बनेगा, तो मॉड ऑफ q करोगे आप बराबर, ये हो गया आपका q बराबर रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 2, ये हो गया। अब आप इसको यहां पर वैल्यू रख दीजिए, इस वाले में वैल्यू पटक दीजिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा रूट ओवर, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर देखो रूट ओवर q, q का स्क्वायर रूट ओवर q कितना है रूट 2, q स्क्वायर करोगे प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 6, रूट 6 क्यों, 3 दूना 6, और cos 30 इंटू cos 30, cos 30 होता है रूट 3/2, कितना होता है रूट 3/2। तो cos 30 की वैल्यू अगर मैं लिखता तो मैं लिखता रूट 3/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल और 6 3 जा 18, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट जो निकलता वो निकलता आपका 3 और 2 5 प्लस रूट 18, है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मन से लिया है तो क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। ठीक, तो ये आंसर आ गया आपका, ये रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया, रिजल्टेंट। इस तरीके से निकाला जाता है। ये p और q जो है ये आपके स्केलर क्वांटिटी, आपको इसको स्केलर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा। ठीक है, यहां तक बात है ना। तो शायद उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका मल्टी एडिशन वाला जो पॉइंट है ये आपने समझ लिया। अब इसी तरीके से आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आता है, इसको भी अगर आप प्रूफ करके देखेंगे तो ये आपका एक वेक्टर हो गया a, एक वेक्टर हो गया या b, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, ये रिजल्टेंट मैंने जैसे अभी आपको बताया भी था, ये रहा रिजल्टेंट। इसको बस प्रूफ करने का तरीका अलग है, बाकी ये आपका रिजल्टेंट हो गया। एंगल अभी भी दोनों के बीच में कितना है, थीटा है, और यहाँ से एंगल कितना लिया है, अल्फा लिया है। तो आप अगर देखेंगे तो वापस से आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है वो वही आएगा जो पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, वेक्टर एडिशन में आर में हमेशा यहां पर आपको दो ही टर्म मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, यही मिल रहा है बार बार।
तो इसका मतलब समझिएगा कि रिजल्टेंट केवल 2 वेक्टर के निकलते हैं। वेक्टर के फॉर्म में रिजल्टेंट जब निकालना होते हैं तो केवल 2 वेक्टर के निकलते हैं। ठीक, तो 2 वेक्टर के रिजल्टेंट निकाल लो और आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। 10 बीटा भी लिखना सिखा दिया मैंने आपको, 10 अल्फा लिखना सिखा दिया है, रिजल्टेंट कैसे होता है वो सिखा दिया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद आता है आपका पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ जो होता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बड़ा आसान है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 वेक्टर का परिणामी आप निकालो, 2 वेक्टर का परिणामी आपने निकाला। ठीक, अभी मैं आगे चल समझाता हूं। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर जो है इसको एडिशन में आपको कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ को यूज करना है। किसको यूज करना है? ट्रायंगल लॉ को। देखो कैसे, ये देखो, ये पॉलीगॉन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब जिसमें बहुत सारे वेक्टर्स लगे हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूं, यहां पर ये वेक्टर ए हो गया, बना भी देता हूं, ए वेक्टर हो गया ये आपका, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर इसका सी वेक्टर हो गया, है ना, ये वेक्टर डी वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर जो है वो इस, अब अच्छा बस डी वेक्टर, और फिर इसके बाद इसका आ जाता है रिजल्टेंट। क्या आ जाता है? रिजल्टेंट। कैसे आएगा वो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी को मिलाकर आपको ट्रायंगल लॉ लगा देना है। क्या लगा देना है? ट्रायंगल लॉ। देखो ए और बी को ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो आपको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट। कितना मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर आपके पास ये आपके पास हो गया क्या? रिजल्टेंट, है ना। उसके बाद आप इसके रिजल्टेंट के साथ में सी वेक्टर को ऐड कर दो तो आपको ये एक और रिजल्टेंट मिल जाएगा, है ना। और ये रिजल्टेंट कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, फिर आपका ये जो तीनों का रिजल्टेंट आया उसको आप डी के साथ मिला दो। किसके साथ मिला दो? डी के साथ। तो आपका जो है वो फाइनल आपको यहाँ पर रिजल्टेंट मिल जाएगा जब आप इनको मिलाओगे तो ये कितना मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट जो मिलेगा ये मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये तो पहले से था, ये ए बी सी ये था, और साथ में डी मिल गया, मतलब ये डी वेक्टर मिल गया। तो इस तरीके से ये यहाँ मैंने लिखा भी है। रिजल्टेंट जो निकलता है उनको आपको एक एक करके ऐड कर देना होता है। ठीक, तो आपका ये रिजल्टेंट में ऐसे वेक्टर रखेंगे तो इसको पॉलीगॉन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई आपकी पॉलीगॉन लॉ तक की। तो ये आपने पढ़ लिया है ना। आपका ये जितना अभी हमने देखा, और कुछ है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन और है वो और देख लेते हैं, है ना। देखो क्या होगा, अगर आपके पास वेक्टर को जोड़ना है तो आप ए वेक्टर में बी जोड़ें या बी में ए जोड़ें, आपस में ये बराबर होता है। ठीक है, ए वेक्टर के साथ में बी को जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, बात बराबर होगी। दूसरा, ये एसोसिएटिव होता है, मतलब BC को पहले जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद उसमें ए जोड़िए, या आप CO को पहले जोड़ दो आगे पीछे करके और फिर B को जोड़ो, या फिर आप AB को पहले जोड़ दीजिए और फिर C को जोड़िए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा आपस में बराबर होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या ये जो आपका वेक्टर के एडिशन की प्रॉपर्टी है, आप किन्हीं भी वेक्टर को जोड़कर आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। वेक्टर के इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, मतलब एक अदिश राशि का जब सदिश राशि में मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये m जो है ये स्केलर है, आप स्केलर का वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m जो है वो दोनों के साथ में आता है, दोनों में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ गए? तो ये तीन नियम अभी आपके सामने हैं कि आप AB को BA भी लिख सकते हैं। ठीक, AB को क्या लिख सकते हैं? BA। दूसरा, एसोसिएटिव होता है, आगे पीछे कर देंगे, पहले कोई सा भी जोड़ दें तो भी चलेगा। एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? अगर स्केलर को वेक्टर में जोड़ना है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जो PDF है आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक इस वीडियो में मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा जिसमें आपको यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, जो आप अपने चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपका ये जो कंटेंट जहाँ मिलता है, लिंक वगैरह जहाँ शेयर की जाती है, क्लास की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे आपको वहाँ पर व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।